दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं और पांचवे में 4 क्वेश्चन टोटल हैं और चारों हैं 4-4 नंबर के। आपके इसी पैटर्न से क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही पहले आसान, फिर मुश्किल और फिर बहुत मुश्किल तक पहुंचते हैं। बट अगर आपने पढ़ाई की है तो सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है 5वीं का नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं द्विघात बहुपद है 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे इसका फैक्टर करके शून्य ज्ञात करने के प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जैसे एग्ज़ाम में करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप ये मत करिएगा कि जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वही से छाप के चले और आपको नंबर मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 6x² - 7x - 3 क्या किया भाई, 7x को इधर रख दिया, 3 को उधर भेज दिया। क्यों? क्योंकि घाते घटते क्रम में होनी चाहिए, यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि आपने ax² + bx + c का नाम तो सुना ही होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है और पता नहीं क्या रूप कहा जाता है। तो मानक रूप में होना ज़रूरी है। मानक रूप में होने के बाद अब हम यहाँ पे किनारे किनारे गिनती को गुणा कराएंगे। 36 18, यानी कि हमको ऐसी 2 गिनतियाँ चाहिए जिनका गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर मिल जाए 7। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18 कर देते हैं। 9 में से 2 घटाने पर हमको 7 मिल जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाता है। तो बड़ा आसान रहा, ये रफ़ काम है भाई, ठीक है, ये रफ़ काम है। तो यहाँ पे 6x² हम पहले बड़ी गिनती देखेंगे 9x और यहाँ पे प्लस 2x करना पड़ेगा, -3 = 0। 9 में से 2 तभी घटेगा जब एक माइनस में एक प्लस में होगा। और आगे वाला माइनस में आपने क्यों रखा, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक। तो यहाँ वाले पार्ट से हम कुछ कॉमन लेंगे। जैसे 3 से दोनों गिनतियाँ कट जाती हैं तो 3 निकाले, x कॉमन हो रहा है, कॉमन ले गया, 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 होता है, 2 मिल गया, x मिल गया, माइनस मिल गया, 3 से भाग दिया, 3 3 9 होता है तो 3 मिल गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 की बना दिया, ये मुझसे गलती हो गई है, 30 मैंने बना दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरी गिनती इसके बराबर हो रही है, तो यहाँ से कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 ऐसे दिखाई देगा। तो 2x - 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3x + 1 यहाँ से मिल जाएगा। ये 2 खंड में बट गया है, एक लाइन छोड़ कर के आ जाएंगे। 2x - 3 = 0 कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। और यही आपका एक पहला मूल हो जाएगा। पहला मूल क्या कह देंगे, पहला शून्यक हो जाएगा, जिसको हम अल्फ़ा बराबर कह सकते हैं 3/2। और दूसरा एक लाइन और छोड़ करके नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 3x + 1 = 0 कर सकते हैं। 3x बराबर हो जाएगा -1 x हो जाएगा -1/3। तो ये जो मिल जाएगा ये बीटा बराबर हम कह सकते हैं कि -1/3 जो मिल गया है वो बीटा बराबर मिल चुका है। तो मैं इसको भी ऐसे डिब्बे में बंद कर लेता हूँ, अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे हमको चूँकि शून्यक मिल चुके हैं, हमने क्या कर लिया है, शून्यक निकाल लिया है। तो शून्यक आपको मिल चुके हैं। शून्य मिल जाने के बाद हम यहाँ पे गुणांक की बात कर लेते हैं। गुणांक की बात करेंगे तो 6x² - 7x - 3 अपना बहुपद था। तो a बराबर आपका 6 हो रहा है, b बराबर आपको -7 हो रहा है और c बराबर, ठीक है, c बराबर जो हो रहा है -3 हो रहा है। तो ऐसे करके ये मैंने ख़राब लिखा है। तो ये आपके गुणांक हो गए और ये हमने गुणांक लिख लिया। इनके बीच का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, यही अपना 3/2 कर लिया है, प्लस बीटा क्या है, -1/3 है, वो रख लिया है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम लगेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 3 9, प्लस माइनस हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा और 9 में घटाने पर -7/6 मिल जाएगा। अब जो अगर हम यहाँ पे -b+ वगैरह की बात करें तो यहाँ पे -7 आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से -7 कर लेते हैं और बटे 6 कर ही लिया है, जो कि आपको -b/a के बराबर दिखाई दे रहा है। क्योंकि b बराबर क्या है, -7 है, हमको -7 मिल रहा है और a बराबर क्या है, 6 है, तो हमको 6 भी मिल रहा है। तो ये -b/a के बराबर हो गया। तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है ये। और जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो हमको इसको भी प्रूव करना है। तो अल्फ़ा जो है वो 3/2 है और बीटा जो है वो -1/3
3 है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे -1/2 मिल चुका है। अब यहाँ पे मैंने जो ये कैंसिल किया है ये किसी काम का नहीं भाई, क्योंकि आपको काटने से वो नहीं मिलेगा जो आपको -3 और 6 मिलना चाहिए। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, ये गलती हो गई है। तो आप क्या कर लेंगे, 3 का नाम 3 यहाँ पे -3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से C बराबर -3 और 6 मतलब A जो मिल रहा था वो 6 हो गया। तो यहाँ पे ये C/A के इक्वल में हो चुका है, तो यहाँ पे भी ये काम सही हो चुका है। तो आप ऐसे चेक कर लेंगे तो ये काम हो चुका। अब इस प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको करना है। हमने शून्य ज्ञात के लिए गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध की जो पुष्टि करनी थी वो हमने पुष्टि कर ली है और हमें संतुष्टि हो चुकी है। तो हम अगले वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एंगल सीख हो जाए तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शीय केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाले रेखा से बराबर कोण पे बनाती हैं। चित्र में इतना तो कुछ दिया गया है, तो उसका मान ज्ञात करना है। तो ये तो बड़ी बातें हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम बात करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त का बाह्य बिंदु हो गया, से खींची गई स्पर्शियाँ, ये स्पर्श रेखाएँ हो गई, स्पर्शियाँ केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड से, ठीक है, रेखाखंड से बराबर कोण बनाती हैं। तो ये वाला कोण बराबर बनता है, ऐसा आपको बताना है। तो ये स्पर्शियाँ ऐसा कुछ हो गया। तो इस स्थिति में हमको ये वाला कोण बराबर करना है। तो हम यहाँ पे O लिख देते हैं, यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे A लिखते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं। इतना सब कुछ हमको मिल चुका है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 त्रिभुज बन जाते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। तो हमको यहाँ पे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले बात तो देखना होगा, माना एक त्रिभुज है, ठीक है, सर्कल OR या फिर AB कर लेते हैं, OB कर लेते हैं, OA भी कर सकते हैं। ये क्या है, वृत्त को लिखने का तरीका है। यहाँ पे C फॉर सर्कल होता है, O फॉर उसका सेंटर होता है, केंद्र होता है, और ये उसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे जो केंद्र है, तो यहाँ पे केंद्र और त्रिज्या को तो हम बता ही चुके हैं। बाह्य बिंदु क्या हो गया, बाह्य बिंदु जो चाहिए था वो क्या हो गया, P है, और स्पर्श रेखाएं क्या हो गई हैं, PA PB हो चुकी हैं। तो इस स्थिति में हमको 2 त्रिभुज मिल जाते हैं, POA तथा त्रिभुज POB, ये 2 त्रिभुज मिल जाते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध कर देना है, ताकि हम बस सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसमें तो भैया ये देखेंगे ये कॉमन है। आप क्या देख रहे हैं, PO बराबर PO दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो ये उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पे जो OA है, OB है, OA बराबर OB है, वो त्रिज्या हो गई, तो आपस में बराबर होनी ही चाहिए। और उसके साथ में यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 अंश बनता है, ये 90 अंश का कोण बनता है। स्पर्शी जो त्रिज्या के साथ में कोण बनाती है वो 90 अंश का होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पर्शियों की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रयोग करने वाला हूँ इस कोण के बारे में। तो कोण OAP बराबर हो जाएगा कोण OBP, ठीक है, OBP, ये सही रहेगा। OBP बराबर समकोण है, प्रत्येक समकोण, ठीक है, समकोण होने की वजह से ऐसी स्थिति बनती है। ऐसे में क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, जिनकी हम बात कर रहे हैं। POA सर्वांगसम हो गया त्रिभुज POB के। ये कौन सी सर्वांग समता लगी है, तो अब यहाँ पे साइड एंगल साइड की सर्वांग समता लगी है, आप ऐसा कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं तो CP/CT द्वारा, ठीक है, CP/CT द्वारा हमारा क्या हो गया, ये जो कोण है वो बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण APO बराबर हो जाएगा कोण BPO। बस ये हमको सिद्ध करना था, इतना हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसमें कोण की। तो हमको क्या दिया गया है, POA, यहाँ पे
पी नहीं सॉरी ए ओ बी, ए ओ आई बी कहाँ है, ये छुप गया है, सॉरी ए ओ बी बराबर 100 अंश दिया गया है, ए पी ओ का मान ज्ञात करना है। तो भाई इधर 100 दिया है और इधर क्या होता है, इन दोनों का योगफल 180 होता है, तो इधर वाला 80 बन जाएगा, 80 के ऊपर वाला आधा कर देंगे तो उसको 40 हो जाएगा। नियम होता है भाई ये 100 बना है तो ये 80 बनेगा, इन दोनों का योगफल 180 होता है, क्योंकि इधर और इधर का योगफल 90 180 हो गया, इधर का योगफल 180 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे 80 बन जाएगा, 80 दो भागों में बांट जाएगा, ऊपर वाला 40 हो जाएगा। तो ऐसे में ए पी ओ का मान आपको 40 मिल गया है। ठीक है, आप ऐसा आंसर कर देंगे। मैं यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं लिखने वाला हूँ अभी, मैंने आपको आंसर बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका आंसर मिल चुका है। अब हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे हम बात करेंगे इसको सिद्ध करने की, और इस सिद्ध करने वाला सवाल हमको लग सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर हम प्रोसेस जारी रखेंगे और देखते रहेंगे कि यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम पहले उतार लेते हैं। 5वें का ग नंबर क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए दिया गया है माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए दे रखा है, और इसको बराबर करना है कॉस ए प्लस साइन ए के बराबर। तो ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। अच्छे तरीके से उतारा है कि नहीं उतारा है मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और सही है। तो शुरुआत करेंगे हम बातों को समझते हुए। LHS से शुरुआत करते हैं, LHS से यहीं से शुरुआत करेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमको tan दिखाई दे रहा है, तो कुछ सब कुछ साइन में क्रॉस में चल रहा है, तो हमको tan में यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, tan को साइन और कॉस में बदल लेना चाहिए। और एक बात याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति में यहाँ पे जो कुछ भी होते हैं, ज़्यादातर हमें करना यही होता है कि उनको साइन कॉस में बदल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। आगे हम बढ़ाएंगे बात को। तो कॉस ए है यहाँ पे 1 माइनस tan बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे अपना साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए तो है ही, तो उसमें कुछ करना नहीं है। कॉस से इधर मल्टीप्लाई होगा जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वही वाला बात हो जाएगी जोड़ घटाने वाले। तो इसके साथ इधर मल्टीप्लाई, एक का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि कॉस को हम ऊपर भेज रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट काम हो रहा है, आप समझेंगे बात को। कॉस ए इंटू कॉस ए बन रहा है, नीचे वाला इसका कॉस ए माइनस साइन ए बन रहा है। इधर आ जाएंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इधर तो कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं, इधर हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस यहाँ पे tan को साइन अपॉन कॉस में बदला, कॉस का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा काम होता है, यही हमेशा होता ही है। आप इसको जब ऐड कर रहे हो, घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया इधर, इसका इधर, और इधर जो मिले जाएंगे नीचे वाले गुणा वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे में वो है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगी क्योंकि 2 बार है, और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए दिखाई दे रहा है, और मुझे अब यहाँ पे सीधा सीधा उत्तर दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नीचे वाली गिनती बराबर है, मैंने एक बार लिख लिया है कॉस ए माइनस साइन ए लिख लिया, और ऊपर वाला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये क्या आपको ये समझ में आया? भाई नीचे वाली गिनती जब बराबर होते हैं बड़ा सिंपल से जोड़ या घटाना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बराबर था इस वजह से मल्टीप्लिकेशन कराया गया, एलसीएम लिया गया वगैरह किया गया। तो बात आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ए प्लस बी, यानी कॉस ए माइनस साइन ए है ना, और कॉस ए प्लस साइन ए कर सकते हैं आप। ये हो गया, नीचे वाला हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और अगर आपको समझ में आ रहा हो काटना तो काट दीजिए, और कॉस ए प्लस साइन ए तो मिल चुका है, और बस यही RHS था, तो प्रूव हो गया भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हमको दिख रहा है, बस हो जाएगा। कह रहे हैं पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों में सर्वे करके पानी की मासिक खपत के व्यय की सारणी नीचे दी गई है। तो यहाँ पे 65 से 68 रुपये का खर्च 2 घरों में होता है, और 68 से 71 4, 71 से 74, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं।
और इसका माध्य व्यय हमको ज्ञात करना है, माध्य समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इनका स्टार्ट करते हैं, मतलब माध्य तो निकालना है, तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे व्यय लिख लिया है और यहाँ पे घरों की संख्या लिख लिया, घरों की संख्या लिख लिया। और मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए था क्योंकि व्यय के साथ में अभी हमको कुछ एक और चीज़ ऐड करनी होगी। अब देखेंगे जो ये व्यय है, अगर आप व्यय को समझेंगे तो ये वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल है। और जो घरों की संख्या है ये इसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता फ्रीक्वेंसी f है। और यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी होती है जो इनके सम के हाफ के बराबर होती है। तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी धीरे धीरे हम करते हैं। तो यहाँ पे 68 71 हो गया, 71 74 हो गया, 74 77 हो गया, 77 और 80 हो गया। मुझे लगता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। 80 83 हो गया। और यही जो चीज़ें हैं वह हमने छाप ली है, कुछ बड़ा तो हमने किया ही नहीं है अभी तक, करना भी नहीं है, बड़ा कुछ नहीं करना होता है, सब सिंपल सा हो जाता है छोटे छोटे में ही। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको क्लियर बातें समझ में आए, थोड़ा सा दिखाई दें। ओके, तो आप चीज़ों को फ्रीक्वेंसीज़ को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिख लिया, 4 है लिख लिया, 3 लिख लिया, 8 लिख लिया, 7 लिख लिया, 4 लिख लिया, 2 लिख लिया, तो होगी बात। अब बात करेंगे इसके वर्ग अंतराल की, तो x की वैल्यू की। तो हम यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो हम एक बार रफ़ आइडिया में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो 8 5 13, 3 हाथ से लगे 1, 6 6 12 1 13। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 6 12 मिल जाएगा, और 2 6 12 66.5 मिल जाता है। तो 2 6 12 2 6 12 और 1 बचेगा, हाँ 66.5 मिल रहा है, 66.5 मिल रहा है। और अगर इसका वर्ग अंतराल आप देखेंगे कितना हो रहा है, 65 3 68 होता है, तो 3 हो रहा है। और अगर आप यही 3 3 जोड़ते जाएंगे तो अगला वर्ग अंतराल बड़े आराम से मिलता जाएगा। 3 अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 69.5, 3 इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 72.5, और यहाँ पे हो जाएगा 75.5, यहाँ पे हो जाएगा क्या 78.5, और यहाँ पे हो जाएगा 81.5, यहाँ पे हो जाएगा 84.5। और हम यहाँ पे सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। 6 3 9 8 8 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 8, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8.5 करेक्ट है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे बार बार जोड़ करके भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसका वर्ग अंतराल h की वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे जोड़ते चले जाते हैं, वैल्यू मिलती चली जाती है। अब हमको यहाँ पे fx निकालना होगा। और fx निकालने के लिए देखिए सबसे सिंपल तरीका, बाकी विधियाँ हम नहीं अपना रहे हैं, वो भी अपनाई जा सकती हैं और किया भी जा सकता है, पर मुझे लगता है कि वही अपनानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अब सवाल है थोड़ी सी लंबी, मतलब गुणा बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, तो उससे बचने के लिए हमें और विधियाँ अपनानी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कल्पित माध्य विधि। चूँकि भाई देखो इसका गुणा करना थोड़ा सा बड़ा जा रहा था, तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ छोटा कर लेते हैं। हम बीच वाली गिनती है जो इसको a मान लेते हैं। अब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो fx नहीं, अभी हमको यहाँ पे d निकालना है। d बराबर क्या होता है, वो होता है x माइनस a, x माइनस a होता है, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है। 66 में आप 75 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 3 जोड़ा 3 जोड़ा 3 3 3 3, कुल मिला के 9 मिलना चाहिए। 0.5 देखिए 5 गया, 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, तो यहाँ पे -9 होगा। उल्टा घटा रहे हैं भाई, 66 में 75 घटाना है। इसमें से घटाओगे आपको -6 मिल जाएगा, इसमें से घटाओगे -3 मिल जाएगा, 75 में 75 को घटाओ 0 मिल जाएगा, 3 6 9 मिल जाएगा, तो इतनी गिनती मिल जाएगी। और अब हम यहाँ पे FD निकाल सकते हैं, FD निकाल सकते हैं, बड़ा आसान हो सकता है, हो जाएगा। यही काम को आसान करने के लिए विधि अपनाई जाती है। तो 9 दूनी 18 -18 हो गया,
6 चौके 24 माइनस 24 हो गया, 3 3 9 माइनस 9 हो गया, 0 हो गया, 7 3 21 हो गया और 6 चौके 24 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इतना सारी चीज़ें होगी और यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा FD और यहाँ पे बहुत आसान काम है। देखो भाई 18 और 18 प्लस माइनस में कट जाएंगे, 24 और 24 प्लस माइनस में कट जाएंगे, बस 21 में 9 घटा दो, आंसर मिलने वाला हो चुका है, मतलब FD तो मिल जाएगा। तो 21 में 9 घटाते हैं, 11 में से 9 गया, 2 बच जाएगा, 12 बच जाएगा, कुल मिला के 12 ही तो बचा है। तो सिग्मा FD बराबर 12 हो गया है और यहाँ पे हमको समांतर माध्य x बार बराबर निकालना है। तो a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F चलने वाला है। अच्छा सिग्मा F तो निकाला ही नहीं, तो भाई सिग्मा F का मान मतलब 30 घरों के सर्वे किया गया था, तो यहाँ पे 30 ही आना चाहिए, F का मान 30 ही आना चाहिए। घरों की संख्या जो ये 30 ही आने चाहिए। हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, हम 30 रख रहे हैं। ए की वैल्यू जो हमने माने थे 75.5 वो हमने रख लिया 75.5 और प्लस सिग्मा FD का मान 12 मिल चुका था और सिग्मा F का मान अपना 30 मिल गया था, हमने रख दिया। 3 से काटा 10 के 3 चौके 12 होता है, तो यहाँ पे 0.4 आ गया। 75.5 प्लस 0.4 ऐड करेंगे, 4 और 5 जोड़ करके 9 हो जाएगा, यानी 75.9 मिला है। ये रुपए में हम ले सकते हैं। यही अपना क्या हो गया, बारंबारता खर्च का व्यय का माध्य मिल गया, समांतर माध्य मिल गया है। तो इतना सा आसान सा रहा ये क्वेश्चन। और कई बच्चों को कन्फ्यूज़न सा होता है कि सर ये अलग अलग विधियाँ क्यों बढ़ा दी गई हैं, एक सिंपल से कर सकते थे ना। तो भाई वही सिंपल सी बात है कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लंबा बढ़ जाएगा, उस लंबाई को कम करने के लिए ही आप लोग विधियाँ अलग अलग बताई गई हैं। तो थोड़ा सा आलसी बनना अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर बड़ा अच्छे से निकाल लिया। नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन कराते रहते हैं अभी तक और आंसर आपका नहीं मिलता है। तो मेरे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।